हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो ये जो हमारा वीडियो होने जा रहा है, ये हमारा क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा एनसीईआरटी बुक लगता है। इसमें हमारे दो बुक्स लगते हैं। एक मिनट। ये हमारे जो दो बुक्स लगते हैं, एक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और ये हमारा दूसरा बुक जो है कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये दो बुक जो लगता है, तो इसमें हम पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस यानी कि जो इंडिया वाली बुक है, इंडिया वाली बुक से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजर ऑफ अ नेशन बिल्डिंग, यानी कि एक नेशन, एक राष्ट्र को बनाने में, उसको बिल्ड करने में क्या क्या चैलेंजेज आते हैं। तो ये हम चैप्टर का जो मतलब था ये हम समझ लिए हैं कि चैलेंजेस ऑफ अ नेशन बिल्डिंग का क्या मतलब है, यानी एक नेशन को बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ये पूरा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, टोटल एनसीईआरटी कवर करेंगे, और मैं आपको ये जो पूरा चैप्टर इतने अच्छे से क्लियर करवा दूंगा कि आपको एनसीईआरटी बुक छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप पढ़ लीजिएगा वैसे तो, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है, किताबों से भी पढ़ना जरूरी है, तो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी तो मैं ये पूरा गारंटी लेता हूँ, पूरा खत्म कर दूंगा, अच्छे से होगी। तो चलिए देखते हैं क्या ये चैलेंजेस ऑफ अ नेशन बिल्डिंग। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी बुक जो होता है ना हमारा, वो पहले भूमिका बनाता है। तो पहले हम थोड़ा सा भूमिका को देख लेते हैं। हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू टाइप का है, तो ओवरव्यू को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, ट्रिस्ट एंड डेस्टिनी। ये जो स्पीच देते हैं कब देते हैं? मिडनाइट 14-15 अगस्त को, यानी वही जब देश हमारा आज़ाद होता है उसी के दिन ही 14-15 अगस्त को 1947 उस रात में ही भाषण देते हैं। रात में वो भाषण देते हैं और वो उस भाषण में बताते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसा होना चाहिए और वो लोगों के लिए किस तरह से वो अच्छा होना चाहिए, जो इक्वलिटी लाए पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में इक्वलिटी लाए, और ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे होना चाहिए। तो ये बेसिक ओवरव्यू था, यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस थे। जो हम ये पूरा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैलेंजेस हमारे 3 चैलेंजेस थे। तो पहला चैलेंज जो था शेप अ नेशन, इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो तीन चैलेंजेस, वैसे तो बहुत से चैलेंजेस थे यार, मतलब छोटे छोटे चैलेंजेस ऐसे देखेंगे तो बहुत से चैलेंजेस थे, लेकिन जो मेजर चैलेंज था, तो 3 मेजर चैलेंज था। पहला था कि शेप अ नेशन, यानी एक राष्ट्र को, एक नेशन को शेप कैसे किया जाए। अब एक नेशन को शेप करने की क्या जरूरत है भाई? नेशन हमारा जो टेरिटोरियल बाउंड्री हो गया, वो टेरिटरी के अंदर आ गया, वो हमारा नेशन बन गया? नहीं, नेशन केवल टेरिटरी से नहीं बनता है। तो हमारे जो देश में, हमारे कंट्री में जो तरह तरह की जो डाइवर्सिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, मतलब तरह तरह की जो एथनिक डाइवर्सिटी हैं, तो वो उनको एकोमोडेट करना, उनको जोड़ना। तो डाइवर्सिटी को जब हम एकोमोडेट कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे, तब हमारा वो एक नेशन कहलाएगा, और वही हमारा पहला चैलेंज था। दूसरा चैलेंज क्या था देखते हैं। इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी दूसरा चैलेंज क्या था कि डेमोक्रेसी को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, और डेमोक्रेसी को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हो। पार्लियामेंट्री सिस्टम आपने वहाँ 11th क्लास में पढ़ा होगा, पॉलिटिक्स में ही। तीसरा चैलेंज क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि 2 चैलेंजेस तो ठीक है, लेकिन तीसरा चैलेंज क्या? ओवरऑल डेवलपमेंट। ये भी एक चैलेंज है, एक राष्ट्र को बनाने में ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि लोगों का डेवलपमेंट ही नहीं होगा, कंट्री में प्रॉब्लम्स ही रहेंगी। तो प्रॉब्लम्स के ही कारण ये जो हमारा ऊपर के दो चैलेंजेस हैं, ये अगर चैलेंज नहीं भी हैं
तो ये तीसरे चैलेंज की वजह से चैलेंज बन जाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट ही नहीं होगा, लोग परेशान होंगे, डेमोक्रेसी खतरे में आएगा, ओवरऑल सब कुछ यही होगा। मेन चैलेंजेस है ये 3 ही मेन चैलेंजेस हैं, छोटे मोटे बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन मेजर चैलेंज ये 3 ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। पार्टीशन, अब यहां से हमारा कहानी शुरुआत होता है। पहले तो हमने बेसिक एक इंट्रोडक्शन देख लिया, ओवरव्यू देख लिया कि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो 14-15 अगस्त के मिडनाइट को ट्रस्ट एंड डेस्टिनी का स्पीच देते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, 3 चैलेंजेस पढ़े कि शेप अ नेशन, इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी और ओवरऑल डेवलपमेंट। ये हमारा इतना टोटल हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप इस वीडियो पे अभी तक आए हैं, इतना वीडियो देख लिए हैं, तो ये आप जान लीजिए कि अगर आप सब्सक्राइबर और व्यूज के बेसिस पे अगर आप ये वीडियो को यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। क्योंकि जो मैंने मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया है ना, ये मटेरियल टोटल एनसीईआरटी से ये पूरा है। अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो फिर आप बहुत अच्छा मटेरियल फिर मिस करने वाले हैं, तो आप इसे स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पार्टीशन। तो पार्टीशन होता है इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम 2 नेशन थ्योरी, कांग्रेस अपोज बट ऑप्शन फ्री पाक डिक्लेरेशन। तो क्या होता है पार्टीशन होता ही क्यों है? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स राज करते थे हमारे देश में, तो जब वो छोड़ के जाने लगे ब्रिटिशर्स, हमारे बहुत से फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए, तो जब ब्रिटिशर्स हार मान गए, छोड़ के जाने लगे, तो क्या हुआ, उन्होंने एक ऑप्शन दिया। ऑप्शन क्या दिया कंट्री के लोगों को कि आप अलग इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं या आप इंडिया में ही रह सकते हैं। तो ये ऑप्शन दिया। तो वही था हमारा कि जो मुस्लिम्स थे उन्होंने चुना कि नहीं, हमें अलग रहना है, हमें एक सेपरेट कंट्री बनानी है। उन्होंने ये चुना। आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंट होने की मांग किए थे, जैसे कि जूनागढ़ हो गया, मणिपुर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का भी कुछ ऐसे ही था। बाद में भी 370 हट गया था, वो सब अभी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हम टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा अभी का है इस पे आते हैं। तो क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ऑप्शन दे देते हैं कि आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, इंडिया में रह सकते हैं, आपका जैसा मन करे। तो पाकिस्तान क्या हुआ, मुस्लिम्स ने क्या किया कि वो पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री की मांग की, सेपरेट इलेक्टोरेट की। तो मांग किया इन्होंने, तो ये जो हमारा था इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। इसी को बोलते हैं 2 नेशन थ्योरी यानी इंडिया और पाकिस्तान। तो कांग्रेस ने बहुत अपोज किया, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, जब ऑप्शन ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने दे दिया था। तो फिर हम तो मुस्लिम्स ने भी अपना ऑप्शन चुन लिया कि उन्हें अलग ही रहना है। तो फिर इस तरह से हमारा पार्टीशन होता है। उसके बाद अब पार्टीशन में भी 3 प्रॉब्लम था। यानी पार्टीशन ऐसे इजीली थोड़ी हो गया कि बस भाई हाँ ठीक, अपना जाओ तुम उधर रहो मैं इधर रहता हूँ, ऐसे इजीली हो जाता तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़ते। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे, 3 मेजर प्रॉब्लम्स हम इसमें भी देखेंगे। तो 3 मेजर प्रॉब्लम्स क्या था वो देखते हैं। पहला प्रॉब्लम था मुस्लिम नो सिंगल बेल्ट मेजोरिटी ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान। अब जो मुस्लिम्स थे तो वो मेजॉरिटी में एक जगह पे नहीं थे, एक रीजन में नहीं थे मेजॉरिटी में। यानी कि कुछ मुस्लिम्स इधर हैं, कुछ मुस्लिम्स इधर हैं। तो अब क्या किया जाए, तो अब यहाँ होता है बांग्लादेश का निर्माण। बांग्लादेश बनता है, एक सेपरेट कंट्री बनती है। पहले तो पाकिस्तान में ही थी, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। जो अभी प्रेजेंट आप जो पाकिस्तान देख रहे हैं वो हमारा वेस्ट पाकिस्तान है, और जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है वो हमारा ईस्ट पाकिस्तान तब हुआ करता था। लेकिन बाद में आप उसको भी आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, बाद में 1971 में वो भी सेपरेट हो गया था। तो उसको आप बाद में देखते हैं, अगले चैप्टर में देखें। दूसरा क्या था, नॉट ऑल मुस्लिम्स वांट, जैसे अब्दुल गफर खान। तो अब सारे मुस्लिम्स नहीं चाहते थे। अब मुस्लिम्स मेजॉरिटी उस टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे, उस टाइम हम देखेंगे कि 12% मुस्लिम्स थे। आगे हम देखेंगे कि 12% मुस्लिम्स थे 1951। 12% मुस्लिम उस टाइम पे थे। तो पार्टीशन के पहले 12%, पार्टीशन के बाद 12% थे। यानी क्यों 12% थे, 12% नहीं जाना चाहते होंगे इसीलिए 12% थे, नहीं तो सबके सब तो चले गए थे।
तो प्रॉब्लम यही था कि सारे मुस्लिम्स नहीं जाना चाहते थे कंट्री को छोड़कर, या अलग कंट्री नहीं बनाना चाहते थे। तो कुछ मुस्लिम्स ऐसे थे, तो जैसे अब्दुल गफर खान, अब्दुल गफर खान क्या थे, इनको हम फ्रंटियर गादी, एमसीक्यू का बहुत अच्छा सवाल है कि हु इज नोन एज फ्रंटियर गादी, अब्दुल गफर खान। तो अब्दुल गफर खान थे, ये नहीं चाहते थे कि कंट्री डिवाइड हो और ये अलग कंट्री में जाके रहें, ये इंडिया में ही रहना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि जो उस टाइम पे जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान जो था, तो वो मतलब ये इग्नोर कर दिया, उनकी इस सजेशन को, एडवाइस को इग्नोर कर दिया, और वो बोला कि नहीं नहीं भैया, हमको सेपरेट ही चाहिए, हमको अलग ही रहने दो, तुमको रहना तुम यहाँ रहो, बस दिमाग मत खराब करो यार। आगे देखते हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी पंजाब एंड बंगाल मेनी एडेड नॉन मुस्लिम सो डिवाइडेड ऑन रीजनल लेवल। अब क्या हुआ, अब पहला प्रॉब्लम तो था, पहला प्रॉब्लम क्या था कि जो मुस्लिम सिंगल बेल्ट मेजॉरिटी नहीं थी, तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान क्रिएट हुआ। दूसरा क्या था, दूसरा प्रॉब्लम ये था कि सारे मुस्लिम्स नहीं जाना चाहते थे कंट्री को छोड़कर, सारे मुस्लिम्स नहीं जाना चाहते थे, जिसमें से अब्दुल गफर खान जो हमारे फ्रंटियर गादी के नाम से जाने जाते हैं। एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा सवाल, इसको फिर से आप नोट कर लीजिएगा। तो अब्दुल गफर खान नहीं जाना चाहते थे, दूसरा प्रॉब्लम ये था, और अब्दुल गफर खान के ही जैसे बहुत से लोग नहीं जाना चाहते थे। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम था कि भैया मुस्लिम्स को उधर जाना है, अलग कंट्री बनानी है, तो आप लोग यहाँ काहे रुके, आप लोग भी जाइए, लेकिन नहीं जाना चाहते थे वो। तो दूसरा प्रॉब्लम ये था। तीसरा प्रॉब्लम क्या था कि मुस्लिम मेजॉरिटी पंजाब एंड बंगाल, तो पंजाब और बंगाल में जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, वहां बहुत से ऐसे एरियाज थे जहां नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। ओवरऑल पूरा देखे पंजाब और बंगाल में ओवरऑल तो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन बहुत से ऐसे एरिया थे, बहुत से ऐसे एरियाज थे जहां नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। तो अब ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि भैया नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, ओवरऑल जो स्टेट में है वो मेजॉरिटी में मुस्लिम्स है, तो अब क्या किया जाए। तो क्या हुआ, उसे रीजनल लेवल पे डिवाइड कर दिया गया। प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये निकल के आया कि उसको रीजनल लेवल पे डिवाइड कर दिया गया, पंजाब को और बंगाल को रीजनल लेवल पे डिवाइड कर दिया गया। तो उससे क्या था भाई कि लोग बहुत कंफ्यूज हुए कि अब ऐसे स्टेट को रीजनल लेवल पे डिवाइड इस तरह से कर दिया जाएगा दो अलग अलग कंट्रीज में, तो लोगों को तो प्रॉब्लम होगी। लोग इतने उस टाइम पे पढ़े लिखे भी नहीं थे, इतने समझदार या जागरूक नहीं थे, तो इधर का इधर, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था। उसमें क्या होता था कि क्योंकि अलाउ तो था नहीं, एक दूसरे के टेरिटरी में एंटर करना अलाउ नहीं था, तो काफ़ी जो थे मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स मारे जाते थे और उनके साथ बहुत गलत व्यवहार होता था। आगे देखते हैं कि ये क्या है, कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन यानी पार्टीशन के परिणाम क्या निकल के आए, ये देखते हैं। तो अमृतसर, कोलकाता, लाहौर डिवाइडेड कम्युनल जोन्स रिलीजियस। अब रिलीजियन के बेसिस पे जो अमृतसर है, कोलकाता है और लाहौर है, उनको कम्युनल जोन में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि एक कम्युनिटी के आधार पे, यानी कि रिलीजियन के आधार पे अमृतसर, कलकत्ता, लाहौर। एमसीक्यू में आ सकता है कि विच ऑफ द स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू, ऐसे करके आ सकता है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो अमृतसर, कोलकाता, लाहौर, इनको कम्युनल जोन में डिवाइड कर दिया गया, कम्युनल जोन रिलीजियन के आधार पे इनको डिवाइड कर दिया गया। और क्या कंसिक्वेंस निकल के आया, हिंदू मुस्लिम प्रोवाइड टू बोरियज वाई वर्सा टर्मोल अटैक रेट फेस डिवीजन ऑफ। अब इस जो पार्टीशन था, पार्टीशन में भैया हिंदू का जगह भारत एक साइड में, मुस्लिम्स की जगह इंडिया पाकिस्तान एक साइड में, तो अलग अलग दोनों लोग हो गए। तो अब एक दूसरे के टेरिटरी में एंटर करना ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात थी, मतलब एक दूसरे के टेरिटरी में एंटर नहीं कर सकते थे क्योंकि कट्टरता बहुत था। मुस्लिम्स हिंदुओं से ईर्ष्या रखते थे, अच्छा व्यवहार नहीं था उनका, हिंदुओं का मुस्लिम्स से भी नहीं था। तो क्या था कि एक दूसरे के टेरिटरी में एंटर करने के कारण काफ़ी मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स दोनों मारे जाते थे, बहुत प्रॉब्लम होता था। और इस डिवीज़न को बोलते हैं, ये जो डिवाइड हुआ हमारा इंडिया पाकिस्तान, इसको जो इसके लिए जो फ्रेज वर्ड यूज होता है उस टाइम के लोगों ने यूज किया, बड़े बड़े राइटर्स ने इसको अपने बुक्स में लिखा भी, आर्टिकल्स में लिखा, पेपर्स में भी, न्यूज़पेपर्स में भी आया कि ये डिवीजन ऑफ हार्ट, यानी एक दिल के दो टुकड़े, एक दिल के दो टुकड़े, एक दिल के दो टुकड़े हो गए। क्यों? क्योंकि दिल एक ही था यार, धड़कता था, मतलब वो उसको ऐसे
लोगों ने तोड़ दिया, तो काफ़ी दुख हुआ, दर्द हुआ, काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई। तो अब दिल के टुकड़े हुए तो दिक्कत वाली बात ही है। तो फिर देखते हैं 80 लाख रिफ्यूजीज फोर्स माइग्रेट, पास से 10 लाख के, मुस्लिम 12% पॉपुलेशन 1951। 80 लाख लोगों को फोर्स किया गया एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जाने में, और बहुत से लाखों लोग मारे भी गए, 5 से 10 लाख। वैसे आंकड़ा आपके काम का है नहीं कि कितने लोग गए बॉर्डर के इस पार उस पार गए, कितने लोग मारे गए, ये आंकड़ा आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये आंकड़ा कहीं नहीं पूछेगा। बस हाँ, एक समझने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए आप लोग इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी इसको याद नहीं करना है, ये नहीं समझना है कि ये एमसीक्यू में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये सब एमसीक्यू में नहीं आता आंकड़ा वाकड़ा। हाँ, मुस्लिम 12% पॉपुलेशन 1951, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं है मतलब कि एक अंदाजा लगाना है कि उस टाइम पे मुस्लिम्स बहुत कम थे, 10-12%, 15%, इस तरह से एक मोटा माटी हिसाब आपको लेना है। याद करके मत बैठिएगा कि 12%, ऐसे मत याद करके बैठिएगा। आगे देखते हैं। अब अभी हमारा जो 3 टॉपिक कवर हो गया। पहले देखिए हमने ओवरव्यू देख लिया। ओवरव्यू के बाद जो हमारा जो जवाहरलाल नेहरू ने जो पीएम थे, जो हमारा वो ट्रस्ट एंड डेस्टिनी पे जो भाषण दिए थे, वो हुआ हमारा ओवरव्यू। और उसके बाद हमने देखा 3 चैलेंजेस, शेप अ नेशन, एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, ओवरऑल डेवलपमेंट, ये हमारा दूसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक क्या था हमारा? पार्टीशन। पार्टीशन कैसे हुआ? 2 नेशन थ्योरी क्या थी? कांग्रेस ने अपोज किया, ब्रिटिशर्स ने ऑप्शन दिया था कि भैया आप कहीं भी जाओ, ज्वाइन कर लो, जैसा करना वैसा करो, मन का जैसा करे जो करो, हमको नहीं कुछ लेना देना, हम तो अपना जा रहे हैं, आप लोग अपना देखो लो। तो ये हमारा एक टॉपिक था। उसके बाद क्या था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? तो उसमें भैया कोलकाता, लाहौर और अमृतसर हमारा कम्युनल जोन में डिवाइड हो गया, एक दूसरे के टेरिटरी में जाना मना हो गया, ये था। बहुत लोग मारे गए, उस टाइम पे 12% पॉपुलेशन था मुस्लिम्स का। ये सब हमारा हो गया, ये तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब यहां थोड़ा सा आराम से सब्र करके, क्या हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट क्या है? सबसे पहले जानना प्रिंसली स्टेट थे क्या, और ये इंटीग्रेशन, ये क्या लिखा हुआ सब बताता हूं ना मैं। तो क्या हुआ कि हाँ, अब सेपरेट कंट्री तो बना लिए पाकिस्तान वाले, मतलब पाकिस्तान वाले क्या, इंडिया वाले ही थे, पाकिस्तान बना दिए, पाकिस्तान वाले नहीं, पाकिस्तान बना दिए। तो पाकिस्तान बन गया। अब इंडिया में भी, इंडिया में जो फिर जो पार्ट बचा इंडिया का, उसमें भी कुछ छोटे छोटे स्टेट्स थे जो कहते थे भैया हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, हम भी अपना रहेंगे, बढ़िया से मस्त खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे, चिल करेंगे। और उसके बाद तो ये प्रॉब्लम था कि अब उनको चलो भी इनको मनाओ, उनको मनाओ, उनको मनाओ। तो ऐसे जैसे जूनागढ़ का हो गया, कश्मीर का हो गया, मणिपुर का हो गया, हैदराबाद का हो गया, तो ये सब कुछ थे ऐसे छोटे मोटे। कोई इधर ही ऐसे मुंह फुला के ऐसे खड़ा था, कोई इधर मुंह फुला के खड़ा था कि नहीं भैया हमको, हम नहीं जाएंगे, हमको 2 पैकेट बिस्कुट दोगे पहले तो ही हम जाएंगे, 2 पैकेट बिस्कुट नहीं दोगे हम नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ, इनको कुछ थोड़े थोड़े पावर्स, इंडिया ने थोड़े थोड़े पावर्स दिए थे, और एग्रीमेंट साइन हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था, फिर सबको जोड़ लिया गया था। कितना परेशान होंगे, इधर उधर चक्कर मकर करेंगे, पकड़ के ले आएंगे, जोड़ देंगे, तो ऐसे ही सब था। अब देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट क्या था। ये स्टेट रूल प्रिंसेस स्पेशल पावर ऑटोनॉमी एंड इंटरनल अफेयर्स अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखते हैं पहले प्रिंसली स्टेट थे क्या। प्रिंसली स्टेट क्या थे कि ये जो कुछ ऐसे स्टेट हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, कुछ ऐसे स्टेट्स हुआ करते थे जिनको कुछ ऑटोनॉमी थी इंटरनल अफेयर्स पे, कुछ थोड़े बहुत उनको पावर दिया करते थे, पावर मिलता था इनको। तो थोड़ा सा ये भैया भौकाल टाइट करके रहते थे, इसीलिए तो वही है ना कि अमीर घर से आए, गांव में आए, तो हमको ओ माय गॉड हमको एसी चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, हमको चलो चलो हमको गाड़ी भी चाहिए, फोन भी चाहिए, आईफोन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इनको। तो ये सब इनकी ऐसी मांगे थी, सब मुँह बुलाए बैठे थे, खड़े थे, जो भी कर रहे थे। फिलहाल वो नहीं देखना है हमको क्या कर रहे थे, ये देखना है कि हाँ उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी और उनको कैसे जोड़ा गया, ये देखना है। तो क्या थे कि भैया कुछ प्रिंसेस लोग थे, तो क्या करते थे, उनके अंडर में कुछ प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, मतलब उनका ही था प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिशर्स के अंडर में था। तो उनको ब्रिटिशर्स कुछ इंटरनल ऑटोनॉमी दे देते थे उनके इंटरनल अफेयर्स पे, और भी थोड़े मोड़े कुछ पावर्स दे दिया करते थे। तो अब देखते हैं ये कार्ल पैरामोक्सी और सुजेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यानी ये ब्रिटिश क्राउन के पैरामोक्सी यानी सर्वोच्च
सर्वोच्च कहलाते थे भैया, ये लोग सर्वोच्च कहलाते थे, मतलब सर का ताज। कवर 1/3 लैंड एरिया ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। अब जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर पूरा फैला हुआ था, उसका 1/3 पार्ट ये लोग कवर करते थे। मतलब यार 1/3 पार्ट मतलब काफी बड़ा हिस्सा कवर करते थे। और 1 आउट ऑफ 4 इंडियन आर अंडर प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि 4 में से एक प्रिंसली स्टेट का बंदा था वो। मतलब इतना ज्यादा फैला हुआ था कि भैया 4 इंडियंस में से हर एक जो चौथा था वो था प्रिंसली स्टेट का। अब देखिए प्रॉब्लम क्या था। प्रिंसली स्टेट के बारे में तो हम जान गए कि क्या था, प्रिंसली स्टेट कैसा था, बहुत भौकाल लोग का था। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या था इनको कि भैया हम लोग जब बोले कि आप ज्वाइन कर लीजिए इंडिया, जुड़ जाइए, आपको थोड़ा बहुत हम बढ़िया बढ़िया अधिकार भी देंगे, थोड़ा भौकाल आपका टाइट ही रहेगा, परेशान मत होइए, कुछ होगा नहीं, दिक्कत सब संभाल लिया जाएगा, बढ़िया मिलजुल के रहा जाएगा। तो ये लोग कुछ प्रॉब्लम इनके कुछ थे, वही प्रॉब्लम देख लेते हैं। 565 प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश गिवन चॉइसेस, त्रावणकोर, हैदराबाद, पार्ट ऑफ केरला, भोपाल, जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, वेस्ट टू चाइना। अब देखिए 565 प्रिंसली स्टेट थे। अब 565 प्रिंसली स्टेट थे उस टाइम पे, तो 565 में से लगभग मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। लेकिन वही थे ना कुछ भौकाल वाले जिनका ज्यादा थोड़ा जलवा था उस टाइम पे, तो कहे भैया नहीं, हमको 2 पैकेट बिस्कुट दोगे, सॉरी 2 पैकेट बिस्कुट आप लोग मत समझिएगा, मतलब हमको कुछ ऑटोनॉमी दोगे, कुछ अच्छा। पहली बात तो इनको ज्वाइन नहीं करना था, लेकिन फिर हम लोग थोड़ा सा फुसलाए उसलाए, थोड़ा चाय पानी पिलाए बढ़िया से, तो कहे कि चलो ठीक है कर लेंगे ज्वाइन। तो क्या था कि त्रावणकोर, यानी ये त्रावणकोर कहाँ, पार्ट ऑफ केरला, ये एमसीक्यू के लिए नोट कर लीजिए मस्त। हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, वेस्ट टू ज्वाइन। अब ये जितने स्टेट्स हैं, त्रावणकोर, हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, ये लोग मना कर दिए। ये लोग भैया बिस्कुट पानी वाले थे, इन लोग को खाना था बिस्कुट, चाय नमकीन खाना था दबा के, तब ये लोग ज्वाइन करते। ये लोग ऐसे ज्वाइन नहीं करते, ये लोग मना कर दिए, ठीक है। और बाकी लोग ज्वाइन किए। कैसे ज्वाइन किए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ये जो विलय पत्र इसको बोलते हैं हिंदी में, हमारी मैम ने पढ़ा था, इसको विलय पत्र बोलते हैं, हमने अंग्रेजी में पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। तो विलय पत्र यानी भैया विलय, आ जाओ मिल जाओ, विलय पत्र इसी को बोलते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था, कुछ मुद्दों पे साइन होता है, ये शायद अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो पढ़ के भी क्या ही करेंगे यार, सिलेबस का पढ़िए, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो विलय पत्र क्या था, साइन हुआ, 2 प्रिंसली स्टेट और इंडिया के बीच में ये साइन हो गया, और वो जुड़ गया इंडिया से कुछ पावर्स के साथ। तो देखते हैं, अब हम यहाँ देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था। हमने तो ये अभी देखिए हमने कितने टॉपिक्स कवर लिए, एक बार मैं फिर से समअप कर देता हूँ। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा नेहरू वाला कि वो भैया भाषण दिए थे। चैलेंजेस देखे 3, सेपरेशन, स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी, ओवरऑल डेवलपमेंट। पार्टीशन देखा कि भैया डिवीजन ऑफ हाइट इसको बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम 2 नेशन थ्योरी हो गया हमारा। कांग्रेस अपोज किया, लेकिन क्या ही करेगा अपोज करके भाई। पार्टीशन में 3 प्रॉब्लम आए थे कि मुस्लिम सिंगल मेजोरिटी नहीं थी, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बना, सारे मुस्लिम्स चाहते नहीं थे, अब जैसे अब्दुल गफर खान, लेकिन अब क्या करें मजबूर है भैया, क्योंकि मुस्लिम्स कमी थे यार जो नहीं चाहते थे ऐसा। तो ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, तीसरा हमने पढ़ा था कि कहाँ गया तीसरा, पंजाब एंड बंगाल में कुछ ऐसे भी एरियाज थे जहाँ नॉन मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे, तीसरा ये पढ़ लिया। फिर हमने कंसिक्वेंसेस पढ़ लिया कि अमृतसर, कोलकाता, लाहौर डिवाइड हो गए थे कम्युनल जोन में, एक दूसरे के टेरिटरी में जाना फिर मना हो गया था, ये सब प्रॉब्लम्स थे। तो क्या हुआ, बहुत लोग 80 लाख लोग मारे गए, और ये आंकड़ा आप लोग देख लीजिएगा, 5 से 10 लाख लोग फिर मारे गए उधर। 80 लाख को 80 लाख मारे नहीं गए थे, 80 लाख को मतलब फोर्स किया गया माइग्रेट करने के लिए कि भैया आप यहाँ जाओ, आप पाकिस्तान के हो, आप हिंदुस्तान के हो। ये हो गया। 12% मुसलमान का पॉपुलेशन था उस टाइम, मुस्लिम्स का पॉपुलेशन था। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, अभी मैंने आपको बताया है कि भैया कुछ लोग चाय पानी वाले थे, बिस्कुट खाते थे ज़्यादा, वो उनका अलग प्रॉब्लम था, नखड़ा था कि हमको एसी में रहना, हमको बढ़िया चाय पाए नहीं, हमको भैया चौकी चाहिए। सॉरी वो लोग बेड मांगेंगे, चौकी नहीं मांगेंगे वैसे, तो उनको बेड चाहिए भाई बढ़िया एसी वाला। तो ठीक है, फिर प्रॉब्लम हमने देखा कि भैया कौन कौन से थे जो मना कर रहे थे। ये भोकाली लोग थे, भोकाली से भोपाल, जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब त्रावणकोर, हैदराबाद, ये सब थे भोकाली लोग। ये लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते थे भाई, डिस्टर्ब करते थे यार, चैप्टर बढ़वा दिए इतना। आगे देखते हैं गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था। अब ये सब हो रहा था, इतना अपरंपार हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम इतने सारे आ रहे हैं, कोई बोल रहा हमको नहीं ज्वाइन करना, कोई बोल रहा हमको अलग देशरे चाहिए, कितना सारा प्रॉब्लम था यार, मतलब कितना ये सब हैंडल कौन किया।
वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल आ गए एकदम बढ़िया भौकाल मार के कॉलर खड़ा करके बढ़िया आ गए। मुस्लिम लीग अपोस्ट आईएनसी कांग्रेस को। ब्रिटिशर्स ने ऑप्शन दिया था पटेल डिप्टी पीएम और होम मिनिस्टर। अब पटेल जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल वो हमारे उस टाइम पे डिप्टी पीएम थे और होम मिनिस्टर भी थे। तो ये हमारा एमसीक्यू में बढ़िया आएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम पे उस सिचुएशन में क्या थे, डिप्टी पीएम थे और होम मिनिस्टर थे। तो ये दोनों अगर ऑप्शन में आता है दोनों लगा दीजिए, एक आता एक लगा दीजिए, बस ये दोनों को याद कर लीजिएगा। तो क्या था कि इनको जिम्मेदारी मिला था कि भैया आप क्या कीजिए, आप सबको ज्वाइन कीजिए। आप कैसे ज्वाइन कीजिए वो हमें नहीं पता, बस आप ज्वाइन कीजिए। तो इनके ऊपर पूरी पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन भाई अब मुस्लिम लीग क्या करता था, कांग्रेस को अपोज भी करता था कि आप कैसे कह रहे हैं कि भैया हमको नहीं अलग, हम तो अलग अपना बनाएंगे, ब्रिटिशर्स ने हमें ऑप्शन दिया है हम अलग बनाएंगे, आप क्यों इतना बोल रहे हैं, आप साइड हो जाइए, क्यों बोल रहे हैं। बात वो खराब कर दे दिमाग। लेकिन क्या था कि अब सरदार वल्लभ भाई पटेल अब जिम्मेदारी तो ले लिए थे, रथ हाँकने लगे। तो भैया सीट बेल्ट पहन लिए, बढ़िया जिम्मेदारी ले लिए थे, ठान लिए थे कि सबको मिला के रहेंगे, जितना ये सब भौकाली लोग हैं सबको गांव में लेके आके पटकेंगे। त्रवनपुर, हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर सबको उठाएंगे, सबसे बात मनवाएंगे, विलय पत्र में विलय करवा लेंगे, विलय पत्र के थ्रू विलय करवा लेंगे यानी मिला लेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम भी तो था यार, जैसे 26 स्मॉल स्टेट उड़ीसा, उड़ीसा में 26 छोटे छोटे स्टेट थे। उड़ीसा एक बड़ा स्टेट था, उसमें छोटे छोटे स्टेट्स थे। तो यार 26 स्मॉल स्टेट, उसमें भी उनकी अलग अलग राय, तो काफी प्रॉब्लम था। सौराष्ट्र में हो गया, सौराष्ट्र क्या रीजन है, गुजरात, गुजरात का रीजन है सौराष्ट्र, उसमें 14 बिग स्टेट और 119 स्मॉल स्टेट। तो ये सब इतने मतलब एक स्टेट में छोटे छोटे स्टेट्स सब डिविजन्स हैं और उनकी अलग अलग फिर वो उसमें भी अलग अलग एथनिसिटी है, अपना अलग अलग है। तो वो बहुत प्रॉब्लम था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हम इतना देखिए पूरा जो हमारा चैप्टर है वो कहीं ना कहीं पूरा अच्छे से खत्म हो चुका है। बस अब हमको मणिपुर का पढ़ना है और उसके बाद हैदराबाद का पढ़ना है, उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, ये जो हमारा क्या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ना है, मणिपुर का पढ़ना, हैदराबाद का पढ़ना। ये हमारा 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक है। 3 टॉपिक में से मणिपुर का हम इसमें कवर कर लेंगे। बाकी का जो 2 बचा वो उसको हम अच्छे से अगले पार्ट में देख लेते हैं या इसी पार्ट में कवर करते हैं। बस आप लोग मस्त चलो के ईयरफोन लगा दीजिए, मम्मी पापा को बोल दीजिए पापा मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए। शिवम सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया उनका भी चैनल खुला है अच्छे से, उसको हम सब्सक्राइब भी कर दिए हैं, उसको लाइक भी कर दिए हैं, उसको शेयर भी कर दिए हैं। तो प्लीज़ उनकी मेहनत को आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मम्मी पापा आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, पढ़ने दीजिए। बढ़िया लगाओ कान में ईयरफोन, भैया ईयरफोन लगा के और कुछ मत देखना, बस ये जो पढ़ा रहा हूँ ये देखना। तो चलिए देखते हैं मणिपुर का। मणिपुर के राजा कौन थे? मणिपुर के राजा थे बोधचंद्र महाराजा मणिपुर बोधचंद्र, ये मणिपुर के महाराजा थे। तो इन्होंने भैया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था किस पे? इंटरनल ऑटोनॉमी पे। इंटरनल ऑटोनॉमी यानी कि ये बोले थे ठीक हम आप पे मिल तो जाते हैं लेकिन हम इंटरनल ऑटोनॉमी कुछ हम पावर लेंगे भैया, क्योंकि हमारा हम भौकाली आदमी थे, हम चाय बिस्किट खाते थे, हम पानी बिस्किट नहीं आके खाएंगे, हम बेड पे सोने वाले, हम चारपाई में नहीं सोने वाले हैं, थोड़ा इंटरनल ऑटोनॉमी मांगे थे। ठीक है भैया, आप कहे थे ठीक है दे देंगे आपको बिस्कुट उस्कुट जो भी आपको चाहिए। तो पब्लिक ओपिनियन क्या था? इलेक्शन, तो इसमें इलेक्शन हुआ जून 1948 में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया इलेक्शन के थ्रू। इलेक्शन जब हो गया जून 1948 में इलेक्शन हो गया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया हमारा क्या? मणिपुर के राजा कौन थे? बोधचंद्र। याद कर लीजिए, एमसीक्यू के लिए एकदम बढ़िया मस्त चकाचक तैयार कीजिए। तो फिर क्या होगा कि जो हमारा था ये भारत का ये जो सबसे पहले जहां इलेक्शन हुआ था वो हमारा वो था मणिपुर में, ऑन द बेसिस ऑफ यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी 18 से ऊपर है भैया जो जवान लोग हैं वही वोट देंगे। इस बेसिस पे इंडिया का ये जो हमारा पहला पार्ट था मणिपुर, सबसे पहले इलेक्शन यहीं पे हुआ था। सबसे पहले ये आपका पूछेगा कि सबसे पहले इलेक्शन किस पार्ट में हुआ था भारत के, आप मणिपुर रहेगा टक से आंसर पाएंगे, टक से लगा देंगे, मणिपुर आपका एकदम सही हो जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितने मार्क्स से होगा आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा। अब देखते हैं
मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949 विदाउट कंसल्टिंग लेजिस्लेटिव असेंबली एंड जनरल असेंबली। अब इलेक्शन तो हुआ था हमारा जून 1948 में, इलेक्शन जून 1940 में। देखिए यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, कभी कभी ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि मणिपुर कब ज्वाइन हुआ था इंडिया में, तो कुछ लोग देखेंगे जून 1948 लगा देंगे टक से, लेकिन उनका पक्का से गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या भैया, जून 1948 में इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन हुआ था, वो मिले नहीं थे। ये गलती आप लोग करेंगे, ये गलती आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। सिंपल सा है, लेकिन आपका नंबर चल जाएगा। लेकिन मर्ज कब हुए थे? मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1948, जून 1948 में इलेक्शन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। लेकिन सितंबर 1949 में हमारा ये मर्ज हो गया था। पूछेगा मणिपुर कब मर्ज हुआ इंडिया में? सितंबर 1949 आपको लगा देना है। पूछेगा कि कब इलेक्शन हुआ मणिपुर में? जून 1948। इसको आप नोट कीजिएगा, बार बार रिवाइज करते रहिएगा, नहीं भूलेंगे। वैसे तो कन्फ्यूजन बहुत होता है, मैं भी बहुत पहले कन्फ्यूज होता था, लेकिन अब नहीं होता हूँ। तो इसमें यार विदाउट कंसल्टिंग लेजिस्लेटिव असेंबली उतना जरूरी है, बता देता हूँ, लिख लिया हूँ तो बता ही देता हूँ कि बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के, वहाँ के बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के कंसल्ट किए ही ये लोग इलेक्शन करवा दिए। इलेक्शन करवा दिए क्यों? पब्लिक ओपिनियन। भाई जनता जब चाह रही है फिर क्या ही करेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जनता चाह रही है तो क्या हुआ, तो इसकी वजह से भाई वो लोग बहुत नाराज भी हुए कि ऐसे कैसे हम लोग से बिना पूछे ऐसे अपने मर्जी से ऐसे कर दे रहा है, पूछ लेना चाहिए था। तो थोड़ा सा गलत किए। गलत क्या किए, मतलब उनको लगा कि वो गलत किए। तो ये सब हमारा था। उसके बाद हम हैदराबाद वाला देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे हैदराबाद वाला देखते हैं, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाला जो था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसको हम देखते हैं। बस हो गया यार, बस थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा बस आराम से बैठे रहिए, आपका सब कवर कर दूंगा, एनसीईआरटी बढ़िया क्लियर कर दूंगा। सब्सक्राइब वगैरह लाइक वगैरह देखिए कर दीजिएगा, अगर बढ़िया लगा होगा तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जरूरी है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो यार, इधर हो जाए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, एकदम मस्त मस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लिए। नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, या इसी पार्ट में देख लेते हैं।